आज हम वैश्विक अवस्थिति प्रणाली के बारे में बात करेंगे। ये जो प्रणाली है आजकल हमारे ज़िंदगी में जुड़ चुका है। हम आज ये स्थिति में है कि हमारे जितने गाड़ियां हैं उसका अंदर ये अभी काम कर रहा है। हर टाइम हमारा ये अवस्थिति को जानकारी देता है कि ये व्हीकल कहाँ जा रही है, कहाँ जाके पहुँचेगी, कितना टाइम में पहुँचेगी, उसका पूरा जानकारी देती है। आज हम देखेंगे ये जो सुविधाएं हैं हम कृषि में ले सकते हैं क्या, और कृषि में इसका काम है क्या, और उसको आगे बढ़ाने से पहले हम ये भी सोचेंगे देखेंगे ये प्रणाली होती है क्या। अब देखिए ये जो पहला फिगर है ये हमारा पृथ्वी का मैप है। ये मैप का अंदर ही हम बोलते हैं कि हर कोने कोने में विश्व की जितने सारे हमारे देश हैं, जल है, ज़मीन है, उसका तो हम बोलते हैं कि ये तो कभी बदलता नहीं है, उसका स्थिति हमेशा बरकरार रहती है। और उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रणाली निकली है कि ऐसा साधन बनाया दिया जाए ताकि इसका जो हर ज़मीन का, जल का अगर स्थिति हम कंप्यूटर के माध्यम से उसको कैद कर लें तो उसका कुछ फ़ायदा मिलेगा क्या। वही जो साधन है वो हमारा भौगोलिक स्थिति को कंप्यूटर का अंदर रखने का ये जो प्रणाली है उसको हम ये बोलते हैं कि वैश्विक अवस्थिति प्रणाली। ये कैसे काम करता है, ये क्या करता है कि आप देखो दूसरा जो चित्र है उसमें ये है कि 4 सैटेलाइट हैं। ये जो सैटेलाइट है हमेशा एक ऑर्बिट में घूमता रहता है, विश्व का चारों तरफ घूमता रहता है। ये ऑर्बिट क्या होती है? ऑर्बिट एक सर्कुलर स्थिति है जिसका वो एक वर्चुअल स्थिति होती है, और वो ऑर्बिट में हमेशा सैटेलाइट को घुमाना पड़ता है। सैटेलाइट खुद घूमती है और उसको कंट्रोल कौन करता है और उसके बारे में आगे बात करेंगे। मगर ये देखिए आप, एक जो सैटेलाइट होती है वो 3 कोऑर्डिनेट के ऊपर काम करती है, एक्सिस एक्स, एक्सिस वाई और एक्सिस जेड। ये तीनों को लेके एक कोऑर्डिनेट बना के बोलता है कि मेरा जो सैटेलाइट का स्थिति ये है एक्स वाई जेड। अगर किसके पास कोऑर्डिनेट का ऊपर जानकारी है वो आराम से समझ सकता है। ये भी बोलता है हर ऑर्बिट में मिनिमम 4 अगर सैटेलाइट हम रख लें पूरा विश्व को वो ऑर्बिट में वो कैद कर लेगा। इसलिए हम लोग इसी को बोलते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे रख लो 4 सैटेलाइट उसको आराम से पकड़ लेगा। अब देखिए कैसे वो काम करता है। सैटेलाइट का जो अवस्थिति है एक ऑर्बिट में बताया था कि एक ऑर्बिट होती है, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो पहले बड़ी मुद्दा होती है जियो सेंटर की। ये जियो सेंटर क्या होती है? हमारा विश्व की एक सेंटर है। ये सेंटर जो हम बोलते हैं कि ये तो सर्कल में है, तो एक हमारा विश्व जो है सर्कल में है तो इसलिए उसका एक सेंटर होगा। वो जियो सेंटर हमेशा फिक्स्ड रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। उसी का आधार लेके हम ये किया कि सैटेलाइट उसका एक सेंटर होती है और पृथ्वी का एक सेंटर होती है। वो दोनों का बीच में वो जो डिस्टेंस है, दूरत्व है, वो हमेशा स्टैटिक होनी चाहिए। और वो होगी, वो कैसे होगी? अगर एक ऑर्बिट में हम वो सैटेलाइट को चारों तरफ एक ही स्थिति में घुमाते रहें और वो स्पीड अगर पृथ्वी का स्पीड के साथ बराबर रह जाए तो वो अपने साथ एक रिलेटिव वेलोसिटी जो 0 होती है उसको लेके वो बोलते हैं कि स्टैटिक पोजीशनिंग सैटेलाइट की। तक इसका मतलब क्या होता है? पृथ्वी घूमती है, सैटेलाइट भी घूमती है, मगर दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। आप देखोगे सब, एक आप देख लो, अगर कोई आप मेट्रो रेलवे में जाते होंगे, 2 गाड़ियां अगर एक ही साथ एक स्पीड में चलते हैं, आप आराम से एक गाड़ी से दूसरा गाड़ी को जंप भी मार सकते हो। वो क्यों? दोनों का वेलोसिटी अगर बराबर हो जाती है, दोनों का जो स्पीड है वो कैंसिल हो जाती है। इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड 0 हो जाती है। उसी को लेके हम ये सैटेलाइट को अपना स्थिति में बजाय रखते हैं। दोनों घूम रहे हैं मगर हमारे लिए वो बराबर है।
तो इसलिए वो जो नोन डिस्टेंस क्या होगा उसको बाद में देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, सपोज एक हम ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट करना चाहते हैं, उसका दूरत्व मेजरमेंट करना चाहते हैं, उसका अवस्थिति के बारे में पता लगाना चाहते हैं, तो इसलिए हम सैटेलाइट से 2 सिग्नल भेजेंगे। एक तो जियो सेंटर में पहले से पड़ा है और दूसरा होता है डेल्टा टी। ये दोनों को लेके वो अपना काम करता है, एनालिसिस करता है और ऑब्जेक्ट को दिखाता है कि देखो क्या सैटेलाइट से 2 सिग्नल आती है। एक तो ऑब्जर्व करता है डेल्टा टी का और होता है टी नोन का, और डिटरमिन करता है क्या, जियो सेंटर से वो उसका दूरत्व क्या है। उसका मतलब क्या होता है, पृथ्वी में अगर जियो सेंटर है और 2 ऑब्जेक्ट को हम मेजरमेंट कर रहे हैं, उसी का डिस्टेंस नापने के लिए सैटेलाइट से 2 सिग्नल आएगी। वो कैसे काम करता है, 5 स्टेप्स में वो काम करता है। एक तो होता है रेंज, जैसे हम लोग पहला पिक्चर में देखा, चित्र में देखा, वो एक रेंज देता है। और एक रिसीवर होता है, ऑब्जेक्ट के पास वो रिसीवर रहेगा जिसका स्थिति हमारे पास होनी चाहिए। तो वो 1 में हो सकता है, मल्टीवे भी हो सकती है। उसका ऊपर टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द सिग्नल, टाइम ऑफ ट्रांसमिशन, वो सब कंपेयर होती है। और डेल्टा टी भी हमारे पास वो होनी चाहिए, वो सैटेलाइट से आनी चाहिए, वेदर इट इज़ वो स्टैटिक में है या मूव करता है, उसका ऊपर डिपेंड करती है। और हर रेंज के लिए एक बनती है हमारा एनालिटिकल डाटा, उसी का हम लोग इंटरसेक्ट करके उसका यील्ड लेके यूजर पोजीशन को हम नापते हैं। इस चित्र में आप देखिए सिग्नल जो है उसका एक टाइम होती है। सैटेलाइट हमको सिग्नल देती है, यूजर भी सिग्नल देती है, दोनों का बीच में वो रेंज का नाप हो जाती है। टाइम टेकन टू रीच द सिग्नल, टू गेट द सिग्नल फ्रॉम द सैटेलाइट और फ्रॉम द यूजर टू द सिग्नल, एंड देन स्पीड ऑफ लाइट। मैं जब बताया था पहले, 4 सैटेलाइट लेके मिनिमम कम से कम 4 सैटेलाइट अगर एक ऑर्बिट में हम लोग रख दिया तो वो पूरा विश्व को मैप कर सकता है। ये क्यों? क्योंकि उसका एक एंगल होती है, एंगल ऑफ ट्रांसमिशन। वो एंगल क्या होगा, अगर 90 डिग्री कर दे तो मिनिमम 4 होगा, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है 360 डिग्री में काम उसका है। सबके लिए तो 360 डिग्री की होगी। अगर 90 डिग्री का कर लें तो 4 क्वाड्रेंट में 4 सैटेलाइट रह जाएंगे और पूरा आपको वो मैप कर देगा। तो इसलिए अगर एंगल आप कम कर दोगे तो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं क्या, अगर आपके पास साधन हो, पैसा हो और आपके पास बिजनेस वैल्यू जो है, इकोनॉमिक्स की काम होती है, तो नंबर ऑफ सैटेलाइट बढ़ा दो। तो इसमें क्या होगा, हम बढ़िया से एक्यूरेट सिग्नल दे सकते हैं और उसमें उसका ऊपर हम जो नाप होगी, अवस्थिति का जो मेजरमेंट होगी, वो बढ़िया से हो सकती है। और हम इसको क्यों इस्तेमाल करें, ये होता है कि हमारा लाइन ऑफ साइट जो पहले ट्रेडिशनल मेथड में चलता था, माइक्रोवेव वगैरह, वो आजकल वो काम नहीं करता है, क्योंकि वो लाइन ऑफ साइट में चलता है। ये उसका जो एंगल है, एंगल के वजह से उसका जो लाइन ऑफ साइट का वो काम नहीं करता। वो कोई भी जगह में रहो अपने आप काम कर लेगा, और वो उसका बहुत ऊंचाई में रहता है, उसके लिए उसका ज़्यादा कवरेज भी मिलते हैं और उसका एक्यूरेसी भी बहुत बढ़ती है। जियोडेटिक एक्यूरेसी भी उसमें बढ़ जाती है और वो रात में भी काम करती है और दिन में भी काम करती है। और उसमें लेस मान पावर होती है क्योंकि उसका कवरेज ज़्यादा होती है, इसलिए उसका इकोनॉमिक वैल्यूज़ भी बढ़ जाती है। और वो सैटेलाइट एक कंट्रोल स्टेशन में काम करता है, उसका अंदर वो पूरा ऑर्बिट को देखता है, इसलिए कॉमन कोऑर्डिनेशन भी होती है। इसका मतलब है आप कोई भी देश में चले जाओ, वो सैटेलाइट आपको पकड़ लेगा। इसलिए आजकल वो क्या होती है कि अगर शिप या कोई एरोप्लेन या दूसरा कोई सिस्टम्स अगर मूवमेंट करती है, ये जीपीएस का तहत हम सबको रियल टाइम बेसिस में मैप कर सकते हैं। अगर कोई इंटरनेशनल फ्लाइट में जाता होगा या कोई अच्छे फ्लाइट में जाते हो, नया जो आता है आजकल, वो सब जीपीएस एनेबल्ड है और आपको पूरा दिखाता है। अगर मैं एक जगह से दूसरे डेस्टिनेशन में जाऊंगा, कितना टाइम लगेगा, अब मैं कहाँ हूँ, ऑन रियल टाइम बेसिस में वो मिलता है। अभी वही सब चीज़ अभी कृषि में हम लोग लगाते हैं, उसका ऊपर हम ध्यान देंगे, अभी कैसे उसका ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये जो प्रणाली है उसमें क्या क्या लगता है। एक तो खुद होता है सैटेलाइट की,
उसका मतलब कितने सैटेलाइट हम रखेंगे। मैं पहले जो बताया था, आप पहला फिगर देखो जो टॉप में है, उसमें कितने सैटेलाइट है, उसको बोलते हैं स्पेस सेगमेंट। मतलब वो एक ही ऑर्बिट में हम कितना रखें और कितने सारे ऐसा ऑर्बिट हैं। इसको स्पेस मैनेजमेंट के लिए आजकल विश्व में एक सेंटर भी बनी है और पॉलिसी भी बनी है। अगर आप कोई देश अपना ऑर्बिट में जाना चाहता है तो पहले परमिशन लेगा और कितने सैटेलाइट रखेगा उसका भी एक एस्टिमेट करेगा। उसी का ऊपर डिपेंड करेगा आपका ग्राउंड स्टेशंस। वो क्या होता है, हमारे कंट्रोल सेगमेंट। वो हमारा जो लेफ्ट साइड ऑफ द फिगर उसको बोलते हैं कंट्रोल सेगमेंट। उसमें क्या होता है, एक मास्टर स्टेशन होती है और 5 मॉनिटरिंग स्टेशन होती है। यहाँ पे 4 सैटेलाइट की बात दिखाया गया, इसलिए ये सब आया है। और मास्टर स्टेशन और कंट्रोल स्टेशन मिलके सैटेलाइट को कंट्रोल करेंगे और यूजर जो डाटा देगा उसको एनालिसिस करेंगे और उसका कैसे एनालिसिस होगा, उसका नॉलेज बेस कैसे होगी, वो सब साधन वहीं पे बनती है। और थर्ड जो है हमारा लेफ्ट साइड की, वो होती है यूजर सेगमेंट। यूजर सेगमेंट में हमारा वो जो एक सिग्नल वो जो कैसे जाएगा, उसको कैसे रिसीव करेगा, वो इक्विपमेंट कैसी होनी चाहिए, वो मूवमेंट कर रही है, स्टैटिक पोजीशन में है, कितने बार स्टैटिक पोजीशन चेंज करता है, उसका ऊपर डिवाइस का भी प्लानिंग होती है। और हर तीनों कंपोनेंट में ये आप सब मिलके उसका कॉस्टिंग भी हो जाती है। तो इसलिए आप कितने नंबर यूज़र रखोगे, कितना कंट्रोल स्टेशंस रखोगे और कितने सैटेलाइट रखोगे, उसको पूरा लेके आपको कॉस्टिंग करना पड़ेगा। अभी देखिए स्पेस सेगमेंट में क्या होती है, एग्जाम्पल है। सेकंड आप देखोगे नेक्स्ट में सभी सैटेलाइट की बात की गई है। 6 ऑर्बिटल प्लेन्स में 4 सैटेलाइट रखा गया और 55 डिग्रीज में रखा गया, इसलिए आप 24 तक भी जा सकते हो। और उसमें क्या हुआ, 20,000 किलोमीटर का दूर में रही है, हाइट में रही है। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा उसका कवरेज भी बढ़ेगा। हमको पता है ये ट्रायंगुलर है, अगर आप ज़्यादा ऊंचाई में जाओगे तो कवरेज ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, और शॉर्टेज डिस्टेंस में हम काम करेंगे इसलिए उसको बोला जाता है जितना ऊपर जाओगे उतना आपको कवरेज मिलेगी, मगर वो सिग्नल भी वीक हो जाएगी। इसलिए आपको कॉस्टिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको अप्लाई करके आपको एक परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सेकंड क्या होती है, मास्टर कंट्रोल और मॉनिटरिंग स्टेशंस। ये क्या होती है, इसमें वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है मास्टर कंट्रोल वाले, सब सैटेलाइट को कंट्रोल में रखेगा, उसका रियल टाइम क्लॉक को काम करवाएगा, सबको सिंक्रोनाइजेशन में रखेगा, ऑर्बिट से बाहर ना जाए उसका पर कंट्रोल रखेगा। ये सब वो मास्टर कंट्रोल करेगा। दैट मीन्स वो फिल्टरिंग का काम करेगा, हर टाइम रियल टाइम बेसिस में वो सोचता रहेगा कि वो ऑर्बिट को मैं कैसे हर सैटेलाइट को एक ही ऑर्बिट में रखूं ताकि वो दूसरे ऑर्बिट में ना जाए। अगर वो गलत हो गई तो बहुत सारी समस्या आएगी। मॉनिटरिंग में क्या होती है, डाटा मैनेजमेंट होती है। यूजर ने डाटा देगा, सैटेलाइट खुद अपना वीडियो का फोटोग्राफी करेगा, उसका एनालिसिस कौन करेगा, ये मॉनिटरिंग स्टेशन वाले करेंगे। ये क्या करेंगे, वो लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे डाटा से इंफॉर्मेशन क्रिएट करना, उसको अपलोड करना, वो अपलोड जाके यूजर के पास पहुंचना, ये सब अपना काम करेगा। तो सिग्नल कंट्रोल, कैरियर कंट्रोल, डाटा मैनेजमेंट, ये सब उसके साथ हो जाती है। अभी आज चलते हैं यूजर सेगमेंट में। ये तीसरा सेगमेंट जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें क्या होती है, एक रिसीवर होती है और उसमें एक डाटा प्रोसेसिंग का कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, तो वो डिवाइस में वो होनी चाहिए। एप्लीकेशंस भी बहुत सारे रहती है। एक यूजर सेगमेंट का एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ और फिगर में है। ये जो एक्सपर्ट जो है अभी वो रिसीवर लेके खड़ा है सर्वे करने का, वो अभी स्टैटिक पोजीशन में पड़ा है, अभी वो सिग्नल सैटेलाइट में जाता है। अभी उसी के तहत वो मैप करता है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, उसका कितना दूर में है, और एक के बाद पॉइंट में जाके उसका नाप के सर्वे करवाता है। ये सब सिग्नल अभी सैटेलाइट में जाएगा, मास्टर कंट्रोलर में जाएगा और डाटा मॉनिटरिंग होता रहेगा। अभी इक्विपमेंट क्या होती है उसमें, एक तो आप देखोगे लेफ्ट साइड में जो है उसके पास एंटेना है, पावर सप्लाई है, कॉमन यूनिट है, उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी का काम होती है, माइक्रो प्रोसेसर की भी होती है। मगर राइट साइड में जो आजकल मिलती है टोटली वायरलेस है, और हम आजकल अभी हमारा मोबाइल को भी
जीपीएस एनेबल्ड कर चुके हैं, बहुत सारे साधन आ चुका है। और अभी हम लोग जीपीएस के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, जो हमने पहले बताया था शुरू में कि एक कार में अगर बैठते हो, अगर वो जीपीएस एनेबल्ड है तो आप जैसे भी मूव करोगे वो आपको पता कर लेगा कि आप कहाँ पे हो। अभी हमको डेस्टिनेशन पता है और कैसे जाएंगे वो पता नहीं है, अभी आपको वो कंट्रोल करके बताएगा दिस इज योर शॉर्टेस्ट रूट। ये सबसे ज़्यादा कम टाइम में आपको पहुंचा सकता है। अभी आप देखिए दूसरा फिगर में कैसे हम आइडियली हर सैटेलाइट को रख सकते हैं। अब हम बोले थे कि कम से कम 4 सैटेलाइट जरूरत है और ये सबसे आइडियल पोजीशन है। अब देखोगे एक जियो सेंटर में पड़ा है, एक ईस्ट में है, एक साउथ में है और एक नॉर्थ वेस्ट कोना में पड़ा है। अभी देखो अगर गलत कर दोगे, यहाँ पे 4 सैटेलाइट लगाया मगर वो पूरा काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हम कैसे करें, उसको कहाँ रखें। दूसरा चैलेंज है क्या, सिग्नल इंटरफेरेंस की। अभी जितना भी बोलो सिग्नल तो सिग्नल ही होती है, इसलिए वो उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की बात आएगी। हाँ, वो सिग्नल भी इसके साथ इसमें जूझता है कि हमको कैसे क्वालिटी मिले। अब देखोगे सैटेलाइट सिग्नल भेजती है, पहले जो रेड में है वो देखोगे आयोनोस्फीयर की है। तो आयोनोस्फीयर में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की होती है। आपका इसमें वो बहुत सारे प्रॉब्लम होगी। और बहुत सारे क्या होती है, रिफ्लेक्शंस होते हैं, रिफ्रैक्शंस भी होती हैं। जैसे दिखाएं, गाड़ियाँ चलती हैं, बिल्डिंग बहुत हाई रेज बिल्डिंग है और वो इलेक्ट्रिकल ओवरहेड लाइन्स भी लगा रहे हैं, हाई वोल्टेज लाइन है, ये सब इंटरफेयर कर सकती है। इसलिए हमको प्लानिंग करना पड़ेगा कि किसको इसको फिल्टर करें। अभी उसको हम कैसे काम करवाएं, ये जीपीएस लेके हम करेंगे क्या। मैं जो पहले बताया था, एक स्टैटिक पोजीशनिंग होगी और एक काइनेमेटिक पोजीशन होगी। स्टैटिक पोजीशन में स्टॉप एंड गो, एक पोजीशन में काम किया दूसरा पोजीशन में चला गया, देन हमारा जो डेल्टा टी है उस तरह मूव करता रहा, हम काम करेंगे उसके ऊपर और मास्टर कंट्रोलर वो काम करेगा। काइनेमेटिक में मूवमेंट की बात होती है, जैसे हमें कार में बात किया, ट्रक में करवाया, वो सब होती है। देन हम इसका एप्लीकेशंस कैसे कर सकते हैं। आजकल कृषि में प्रिसीजन फार्मिंग जीपीएस का तहत काम होती है। ये प्रिसीजन फार्मिंग क्या करती है, वो ग्राउंड स्टेशन को पूरा डाटा भेजती है, ह्यूमिडिटी, मॉर्बिडिटी, ये सब जितने सारे डाटा मैनेजमेंट होती है वहाँ पे कंट्रोल होती है और कृषक को बोलती है कि ये सब ऐसा करो और आगे बढ़ो और हमारा फ्यूचर एप्लीकेशंस ऐसा है। अभी ये सेशन में हम लोग ये देखा कि ये जो हमारा वैश्विक अवस्थिति प्रणाली क्या होती है, उसका क्या क्या कंपोनेंट है, उसमें क्या सुविधा मिलती है, उसमें चैलेंज क्या है और उसका हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं कृषि का अंदर। और आगे जानकारी के लिए अगर आपका इंटरेस्ट हो तो अब उसके लिए आपके पास मैनेज का बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, उसको रेफर करो आप, नहीं तो मैनेज का वेबसाइट में जाके उसको और आगे भी जानकारी ले सकते हो। धन्यवाद।